हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू गज़ल के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है जो उर्दू सब्जेक्ट चूज़ किए हुए हैं। आप सभी के एग्ज़ाम में यानी क्लास 10th अगर आप कर रहे हैं और उसमें आपका सब्जेक्ट उर्दू है तो आप जानते होंगे कि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको असनाफ़ शायरी पर एक मुख्तसर नोट लिखना होता है। उनमें गज़ल, नज़्म, मरसिया, मसनवी, कसीदा, इन पर आपको इनमें से कोई आपको दे दी जाएंगी और उस पर आपको एक मुख्तसर और जामे नोट लिखना होता है। तो वो मुख्तसर और जामे नोट आप कैसे लिखेंगे, हम अपने वीडियोस में पूरा कवर करेंगे। आज की वीडियो क्लास में हम गज़ल के बारे में बात करेंगे, यानी अगर आपको एग्ज़ाम में गज़ल पर एक मुख्तसर और जामे नोट लिखना होता है तो वो आप कैसे लिखेंगे, हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम गज़ल के ऊपर एक मुख्तसर नोट एग्ज़ाम में लिख पाएंगे ताकि हमें अच्छे नंबरात हासिल हो सके। तो पहले अगर आप बात करें कि गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मशहूर और मकबूल सिन्फ़ है, तो ये चीज़ें तो आप लिखेंगे ही, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गज़ल पर नोट लिखते हुए आप ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट ये है कि आपको गज़ल के माना के बारे में ध्यान रखना है कि गज़ल की लुग़वी माना क्या है। आपको इसको हाईलाइट करना है। कुछ भी नहीं याद रहता तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि गज़ल की लुग़वी माना औरतों से बातें करना है, ये ज़रूर लिख के आना है। दूसरा पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि गज़ल में अशार की तादाद कितनी होती है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, गज़ल का पहला जो शेर होता है वो मतला कहलाता है, यानी हमें मतला के बारे में लिखना है। उसके बाद ये भी आपको ध्यान रखना है कि मतला के बाद में हमें काफ़िया के बारे में लिखना है। काफ़िया किसे कहते हैं, थोड़ा उसके बारे में लिख देना है। और उसके बाद में ये हमें बात करनी है कि गज़ल का जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो क्या-क्या पॉइंट हो गए? पहले माना के बारे में लिखना है, उसके बाद में गज़ल की अशार की तादाद के बारे में, फिर मतला के बारे में, फिर काफ़िया के बारे में, फिर रदीफ़ के बारे में और उसके बाद में मक्ता के बारे में। यहाँ तक लिखने के बाद में आपको ये पॉइंट हाईलाइट करना होगा कि गज़ल का हर शेर माना और मतलब के लिहाज से मुकम्मल होता है। यानी गज़ल के पहले शेर का दूसरे शेर से कोई मानवी रब्त नहीं होता है आम तौर पर। उसका हर शेर जुदा होता है, उसके अपने माने और मतलब के लिहाज से वो शेर मुकम्मल होता है। ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि गज़ल की सबसे बड़ी उसका खूबी उसका इख्तिसार होता है। ये भी आपको हाईलाइट करना है। इतना लिखने के बाद में आपको ये पॉइंट और लिख देना है कि गज़ल की इब्तिदा ईरान से हुई और गज़ल फ़ारसी के वसीले से हिंदुस्तान आई। इतना लिखने के बाद में आपको कुछ उर्दू के शुअरा के नाम लिख देना है कि आपको वहाँ पे लिखना होगा कि गज़ल के फ़रोग़ में, गज़ल को बढ़ावा देने में इन शुअरा का अहम रोल रहा है। और जितने भी शुअरा के उर्दू गज़ल के आपको नाम याद है, आप उनका नाम लिख दिए। इस तरह से आप गज़ल के ऊपर एक मुख्तसर और बेहतरीन नोट लिख पाएँगे। अब हम गज़ल के बारे में और भी डिटेल से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक गज़ल का सवाल है, गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मशहूर और मकबूल सिन्फ़ है। गज़ल के लुग़वी माना क्या है? गज़ल के लुग़वी माना औरतों से बातें करना है। और बड़ी हद तक ये ठीक है क्योंकि गज़ल में आम तौर पर हुस्न व इश्क का ज़िक्र होता है, लेकिन अब उसमें हर तरह के मज़ामीन दाखिल हो गए हैं। मसलन मज़हब, अख़लाक़, तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा, सियासत और समाजी मसाइल वग़ैरह। यानी बुनियादी तौर पर तो जो गज़ल का मौज़ू होता है वो हुस्न व इश्क होता है, लेकिन अब इसमें हर तरह के मज़ामीन की अदायगी की गुंजाइश है। गज़ल में अशार की तादाद कितनी होती है? तो जहाँ तक गज़ल में अशार की तादाद का ताल्लुक़ है, गज़ल में अशार की तादाद आम तौर पर 5 से 11 होती है, लेकिन ऐसी गज़लें भी कही गई हैं जिनमें अशार की तादाद ज़्यादा है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। एक-एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। मतला के बाद मतला के अलावा बाकी अशआर से पहले मिसरा में काफ़िया नहीं होता, लेकिन दूसरा मिसरा मतला का ही हम काफ़िया होता है। यानी अगर मतला का काफ़िया तहरीर है, तो बाकी अशआर के काफ़िये
تصویر، تقریر، شمشیر اور زنجیر وغیرہ ہوں گے۔ اکثر غزلوں میں قافیہ کے ساتھ ردیف بھی ہوتی ہے۔ قافیہ تو آپ سمجھ چکے ہیں، اب ہم بات کرتے ہیں ردیف کسے کہتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جو ہر شعر کے دوسرے مصرع میں بار بار آئے انہیں ہم کہتے ہیں ردیف۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو ایگزام میں کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ مقطع کسے کہتے ہیں، تو آپ کا آنسر ہو جائے گا غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ عام طور پر سے مطلع اور مقطع غزل کے دوسرے اشعار کے مقابلے میں زیادہ پرزور اور پر اثر ہوتے ہیں۔ غزل کا ہر شعر معنوی معنی اور مطلب کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے اور عموماً ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ غزل کی سب سے بڑی خوبی اس کا اختصار ہے۔ بڑے بڑے سماجی اور فلسفیانہ حقائق غزل کے صرف ایک شعر میں ادا ہو جاتے ہیں۔ غزل کی ابتدا، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ غزل کی ابتدا ایران میں ہوئی تھی۔ ایران کے شعراء نے عربی قصیدے کے تشبیب کو قصیدے سے الگ کر لیا اور اس کا نام غزل رکھا۔ غزل فارسی کے وسیلے سے ہندوستان آئی۔ ہندوستان کے شعراء نے اسے ہندوستان کے مزاج کے مطابق ڈھال لیا۔ غزل کے فروغ میں جن شعراء نے اہم رول ادا کیا ان میں ولی دکنی، میر تقی میر، مرزا غالب، مومن، آتش، داغ، غالب، اقبال، شاد عظیم آبادی، حسرت، فانی، اصغر گنڈوی، جگر مراد آبادی، فیض احمد فیض، فراق گورکھپوری، میکش اکبر آبادی اور مجروح سلطان پوری وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس طرح سے آپ غزل کے اوپر ایک بہترین نوٹ اپنا تیار کر پائیں گے۔ امید ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنے کے بعد آپ غزل کے اوپر ضرور ایک بہترین نوٹ لکھ پائیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔